हेलो गाइस, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी का वेलकम है, स्वागत है। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सीजी कॉम्पिटिटर्स। लगातार जारी है, आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की क्लास और आज 16वां क्लास है। आज नए अध्याय की तरफ बढ़ते हैं और नया अध्याय क्या है भाई? अध्याय नंबर 11। और इस अध्याय नंबर 11 में क्या है? प्रकृति। ठीक है, चलिए तो क्लास को स्टार्ट करते हैं भाई और देखते हैं धारा नंबर 60। यहाँ पर धारा नंबर 60 से लेकर धारा नंबर 68 तक दिया गया है। ठीक है, अध्याय 3 में कौन कौन सी धारा है भाई? तो बात करें तो धारा नंबर 60 से लेकर धारा नंबर 68 तक है। ये सारी धारा आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए, तो धारा नंबर 60 क्या बोल रहा है? अनुसूची को संशोधित करने की राज्य सरकार की शक्ति। ठीक है, अब बात करें अनुसूची की, तो अनुसूची एक अनुसूची है। ठीक है, आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 में कुल अध्यायों की संख्या कितनी है भाई? 14 है और धाराओं की संख्या 82 है, 82। और इसमें एक अनुसूची है, मैं आपको दिखाता हूं वो अनुसूची। ठीक है, जस्ट 1 मिनट वेट करें। चलिए, इधर है, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये है आपका अध्याय 13 और ये अध्याय धारा 80, 81 और ये धारा 82। ठीक है, ये है अनुसूची, इसी को ढूंढ रहा था मैं भाई। चलिए, ये है अनुसूची। अनुसूची देखिए, इसमें इस अनुसूची में क्या किया जाता है? जितने भी कृषि उपज है उस कृषि उपज को शामिल किया जाता है। ठीक है, इस अनुसूची में कृषि उपज को शामिल किया गया है, याद रखिए। अब बात करें इस अनुसूची की, तो कौन कौन से जो है धान्य होंगे। ठीक है, दो प्रकार के धान बोला, तीन जो है, दूसरा धान है, तीसरा क्या है? धान के बारे में बताया कि किन किन धानों को धान्य को रखा गया है। दलहन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है, तिलहन के बारे में। ठीक है, व्यापक के बारे में, गन्ना के बारे में है, सातवां फल के बारे में है। इस प्रकार से आठवां क्या है? सब्जी के बारे में, किस किस सब्जी को अनुसूची में शामिल किया गया है। नौवां जो है 10 जो है, नौवां को विलोपित किया गया है। ठीक है, विलोपित है। 10वां चटनी मसाले वस्तुएं। 11वां भी विलोपित है। 12वां है वन उपज। 13वां है वो अन्य वस्तुएं। इस प्रकार से अनुसूची में क्या है? सब्जियों को, ठीक है, साथ ही साथ जो भी तिलहन है, दलहन है, धान या सभी अनाजों को क्या किया है? जो अनाज कृषि उपज मंडी में
बेची जाएगी, ठीक है, क्रय विक्रय की जाएगी, उसकी लिस्ट दी जाती है, दी गई है कहाँ पर, अनुसूची में। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया अनुसूची। तो मैंने कहा था इसमें अध्यायों की संख्या 14 है और 82 धाराएं हैं और कुल अनुसूची की संख्या 1 अनुसूची है और उस अनुसूची में जितने की कृषि उपज है उसको शामिल किया गया है। अब इसी अनुसूची की बात कही गई है कि इस अनुसूची को संशोधित करने की शक्ति किसके पास रहती है भाई, राज्य सरकार के पास रहती है। उसको हम बात करते हैं, क्लियर करते हैं क्या क्या लिखा है। राज्य सरकार अनुसूची में विनिर्देश की गई कृषि उपज की मदों में से किसी भी मद में अधिसूचना द्वारा परिवर्तन या संशोधन कर सकेगी, उसे निकाल सकेगी और तदुपरांत अनुसूची में संशोधित समझी जाएगी। देखिए कहने का मतलब है जो भी कृषि उपज अनुसूची में दी गई है उसमें से किसी भी कृषि उपज को उस अनुसूची से राज्य सरकार जो है हटा सकती है, ठीक है, मतलब निकाल सकती है, हटा सकती है, नया जो है उपज वहां पर शामिल की जा सकती है। जैसे दाल में तिवड़ा दाल नहीं है मान के चलिए, तो तिवड़ा दाल को नहीं है तो उसको ला सकती है, अगर तिवड़ा दाल है तो हटा भी सकती है। इस प्रकार से संशोधन किया जाएगा, ठीक है, इसको कहते हैं अनुसूची की संशोधन और इसकी शक्ति राज्य सरकार के पास रहेगी। ठीक है, क्लियर है बातें। चलिए, परंतु इस धारा के अधीन कोई भी अधिसूचना राज्य सरकार ऐसी अधिसूचना जारी करने की आशा से कम 6 सप्ताह, अब 6 सप्ताह कितने दिन हो गए, ठीक है, अब 4 सप्ताह तो एक माह हो गए और 2 सप्ताह हो गए 15 दिन, मतलब लगभग 45 डेज, कितने दिन हो गए, लगभग 45 डेज, 45 दिन, 45 दिन की जैसे कि राज्य सरकार युक्त समझे पूर्व सूचना राजपत्र में दिए बिना नहीं की जाएगी। ठीक है, अब देखिए अनुसूची में संशोधन करना है, मतलब किसी भी कृषि पक्ष को निकालना है, किसी भी किसी पक्ष को, ठीक है, रखना है, अनुसूची में शामिल करना है, मतलब संशोधन करना है। तो राज्य सरकार क्या करेगी, 6 माह पहले अधिसूचना जारी करेगी भाई साहब कि हम इस अनुसूची में, अनुसूची के इस क्लॉज में, इस पॉइंट में हम तिलहन को, दलहन को या इस सब्जी को, इस टमाटर को, ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, मतलब कहने का मतलब संशोधित कर रहे हैं। उसके लिए राजपत्र में छपवाना होगा 6 माह के भीतर, ठीक है, तभी आप क्या कर सकते हैं, संशोधित कर सकते हैं। राज्य सरकार ऐसी नहीं करेगी कि आज भाई हम इस अनुसूची में इस उपज को शामिल किए हैं, आज ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, एक दिन 6 महीना पहले आपको इस सूचना देना होगा, राजपत्र में प्रकाशित करना होगा कि इस उपज को हम यहाँ पर जो है संशोधित कर रहे हैं, डाल रहे हैं या निकाल रहे हैं, ठीक है, उस अनुसूची में। तो 6 महीना पहले आपको क्या करना है, राजपत्र में छपवाना पड़ेगा। क्लियर है यहाँ पर बातें। चलिए 60 समझ गए, अब 61 की बारी है। धारा नंबर 61, राशियों की भू राजस्व की बकाया के तौर पर वसूली। तो जो भी राशि रिकवरी बच गई है, जो भी रिकवरी करना है, ठीक है, तो भू राजस्व के रूप में रिकवरी की जाएगी। अगर कोई रिकवरी नहीं हुआ है, कोई पैसा नहीं दिए हैं, उसको भू राजस्व के रूप में, मतलब इसको हम कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू या भू राजस्व के तौर पर वसूली की जाएगी। किस किस प्रकार की वसूली की जाएगी, ठीक है, कैसे कैसे, देखिए कोई भी ऐसी राशि जो इस अधिनियम के अधीन या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम या उपविधि के अनुबंधों के अधीन किसी प्रभार लागत, कोई भी प्रभार है, कोई लागत है, कोई व्यय बचा हुआ है, कोई फीस बाकी है, भाटक या किसी अन्य लेखी या मंडी समिति बोर्ड को शोध्य होगा। ठीक, कहने का मतलब मंडी समिति को या बोर्ड को देना होगा ऐसे पैसे, ऐसा फीस, ऐसा लागत, तो उस रीति में वसूली योग्य जिसमें से भू राजस्व के रूप में, लैंड रेवेन्यू के रूप में वसूली की जाएगी। ऐसा कोई बकाया राशि बच गए है तो लैंड रेवेन्यू के रूप में उसको, ठीक है, मंडी समिति को या मंडी बोर्ड को जिस पर आपका लागत है, ठीक है, तो वो भू राजस्व के रूप में वसूली की जाएगी, याद रखिए। दूसरा, कोई भी ऐसी राशि जो यथास्थिति बोर्ड या राज्य सरकार को किसी मंडी समिति से शोध्य हो, उसी रीति में वसूली योग्य होगी जिसमें से भू राजस्व को बकाया की वजह से वही बातें की गई है। कोई भी ऐसी राशि जो यथास्थिति बोर्ड या राज्य सरकार को किसी मंडी से, ठीक है, किसी मंडी से कोई मंडी द्वारा ऐसे बोर्ड या राज्य सरकार को अगर दे रहे हैं, तो जैसे कि पहले भू राजस्व के रूप में वसूली करते हैं, वैसे भी मंडी समिति से बोर्ड या राज्य सरकार को देना पड़ेगा, ऐसे क्या है, भू राजस्व के रूप में। ठीक है, यदि इसके अधीन दी गई कार्यवाही के व्यतीत
कोई व्यक्ति है उसे सूचना दी जाने की तारीख के कितने दिन भीतर भाई 30 दिन के भीतर प्रबंध संचालक को अपील कर जा सकता है, जिसका उस पर अंतिम आदेश होगा, किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये अगर भू राजस्व के रूप में वसूली करने के लिए अधिसूचना आप जारी कर रहे हैं इसके किसी के खिलाफ, ठीक है, कि ये भाई साहब इसकी जो जमीन या जो भी है भू राजस्व के रूप में इसकी जो बकाया राशि इसको हम क्या करेंगे, भू राजस्व के रूप में वसूली करेंगे, तो उसको 30 दिन के भीतर के अंदर, जिस दिन बोल दिया उसके 30 दिन के भीतर यदि आप अपील करना चाहते हैं, ठीक है, इसके विरुद्ध जाना चाहते हैं, तो प्रबंध संचालक के पास आवेदन कर सकते हैं, प्रबंध संचालक के पास अपील कर सकते हैं। लेकिन ये भी याद रखेंगे प्रबंध संचालक का जो निर्णय होगा तो वो अंतिम और सर्वमान्य होगा, जिनके निर्णय के खिलाफ आप किसी भी न्यायालय में प्रश्न नहीं कर सकते, ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो प्रबंध संचालक या एमडी या मैनेजिंग डायरेक्टर जैसा कहें उसी के अनुसार आप जो भी होगा वो निर्णय लिया जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट, प्रबंध संचालक यदि वह ऐसा करना आवश्यक समझे उसे कार्यवाहियों को जिसके विरुद्ध अपील की गई है ऐसे कालावधि के लिए रोक सकता है। ठीक है, अगर कोई अपील किया गया है किसी के विरुद्ध तो उस कार्यवाही को रोका भी जा सकता है। ठीक है, जितना वो आवश्यक समझे, जितने दिनों तक के लिए आवश्यक समझे, प्रबंध संचालक या मैनेजिंग डायरेक्टर ऐसे अपील के लिए, ठीक है, सुनवाई रोक सकता है जितनी टाइम तक वो आवश्यक समझे, याद रखेंगे इस बात को। चलिए 62, धारा नंबर 62 क्या बोल रहा है, पुलिस अधिकारी की कर्तव्य। ठीक है, ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारी के ड्यूटीज क्या क्या होंगे, तो प्रत्येक पुलिस अधिकारी का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी कोई भी ऐसी जानकारी जो कि इस अधिनियम की या उसके अधीन बनाए गए नियम या उपविधियों के विरुद्ध कोई अपराध करने की प्रयत्न या ऐसे किसी अपराध किए जाने वाले के बारे में प्राप्त होता है, यथाशीघ्र मंडी समिति को संसूचित करेगी तथा मंडी समिति के सचिव या किसी अधिकारी या सेवक की जो कि अपने विधि पूर्व के रूप में उसकी पुलिस सहायता के लिए मांग करने की सहायता करें। ठीक है, जाहिर सी बात है, कोई पुलिस अधिकारी का कर्तव्य क्या होगा, मान के चलिए किसी मंडी समिति में किसी प्रकार का पंगा हो गया, किसी प्रकार लड़ाई झगड़ा हो गया है, ठीक है, कुछ नियम के विरुद्ध कार्य हो गया है, ठीक है, और कोई अपराध कर दिया, कोई अपराध कर दिया या अपराध होने वाला है ऐसी आशंका जता रही है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस ऑफिसर आएगा तो उसकी ड्यूटी ये है कि वो सभी छानबीन तो करेंगे ही, साथ ही साथ वहाँ जो सचिव होंगे, वहाँ जो बड़े अधिकारी होंगे, सेवक होंगे, उनका क्या कर्तव्य रहेगा कि पुलिस अधिकारी को सारी चीजें, सारी ब्यौरा देना पड़ेगा, उनकी सहायता करनी पड़ेगी। तो जैसे नॉर्मल पुलिस का रोल होता है वहाँ भी यहाँ पर पुलिस का रोल है, जैसे छानबीन करने जाते हैं, किसी के यहाँ तलाशी करने जाते हैं, कि कोई मर्डर केस में या अपराध में, किसी भी अपराध में, तो जाहिर सी बात आसपास के लोग सहायता करेंगे कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, आप क्या जानते हैं इसके बारे में, तो वही पूछताछ यहाँ पर भी होगी। ठीक है, चलिए नॉर्मल जैसे होता है। नेक्स्ट है हानि, कमी तथा वसूल न होने योग्य फीसों को बट्टे खाते में डालने की शक्ति। हानि, कमी, वसूल न होने वाले ऐसे पैसों को बट्टेधारी खाते में डालने की किसकी शक्ति होगी वो हम देखते हैं। जब कभी यह पाया जाए कि किसी मंडी समिति को शोध्य कोई, मंडी समिति को देने वाले कोई ऐसा पैसा है, मंडी समिति को मिलने वाला ऐसा पैसा है, तो रकम वसूल न होने योग्य यह पाया जाए कि उसके परिहार कर दिया जाना चाहिए, या कभी किसी समिति के धन या सामान या अन्य संपत्ति कोई हानि होती है, ठीक है, समिति की पैसों की हानि होती है, किसी व्यक्ति के कपटपूर्ण व्यवहार या उपेक्षा के कारण या किसी अन्य के कारण हुई है, तो ऐसा पाया जाता है वह संपत्ति या धन वसूली न होने योग्य है, वो पैसा नहीं वसूलने योग्य है। तब जो है यदि 1000 रुपये तक है, ठीक है, पैसा न वसूलने योग्य है, तभी यदि 1000 रुपये तक का है वो मामला, 1000 का नुकसान है, 1000 रुपये तक का मामला है, पैसा नहीं वसूल पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में, ऐसी दशा में जो मंडी समिति की अध्यक्ष है, ठीक है, मंडी समिति के अध्यक्ष है, वो आदेश जारी कर सकते हैं ऐसी दशाओं में। ठीक है, बट्टे खाते में डालने के लिए कौन, मंडी समिति के अध्यक्ष ऐसे जारी कर सकता है। लेकिन यदि यही क्या कहा गया है, ठीक है, चलिए, लेकिन यदि यही क्या कहा गया है भाई, परंतु यह कोई मामला ऐसा हो जो 5000 तक का हो, 5000 तक को हो, 1000 से आगे और 5000, मतलब 1000 के आगे और 5000 की से कम, मतलब 1000 से ज्यादा और 5000 से कम
इस तक का मामले यदि आता है, ऐसे वसूली नहीं हुई है ऐसे मामले आते हैं, तो ऐसे में आदेश कौन जारी करेगा? प्रबंध संचालक के अनुमोदन से ही आदेश जारी होगा। ठीक है, एमडी। तो याद रखें कि 1000 तक जो आदेश देगा वो कौन देगा? वो देगा अध्यक्ष, मंडी समिति के अध्यक्ष। किसके लिए? अगर कोई हानि होता है, कोई कमी पड़ती है और वसूल न होने वाले ऐसे फीस को बट्टे खाते में डालने की शक्ति इनके पास रहेगी। ठीक है, तो 1000 तक जो है अध्यक्ष, और 1000 से 5000 के मध्य अगर बात करें तो प्रबंध संचालक के पास ये शक्ति रहेगी। भाई क्लियर है बातें? आप लोगों को समझ आ रहा है? तो आगे चलते हैं, बढ़ते हैं 64, धारा नंबर 64। मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा सेवक या बोर्ड के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष का आदि का लोक सेवा होंगे। ठीक है, क्लियर ही बात है, क्लियर ही बात है। जितने भी मंडी समिति में कोई भी अध्यक्ष होगा, कोई भी उपाध्यक्ष होगा, कोई सदस्य होंगे, अधिकारी होंगे, सचिव होंगे, सेवक होंगे, बोर्ड के अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, लोक सेवक, सभी लोक सेवा कहलाएंगे। और लोक सेवा का मतलब लोगों का सेवा करने वाला। ठीक है, मतलब जितने भी देखते हैं अभी जो भी कर्मचारी अधिकारी है, जो गवर्नमेंट कर्मचारी अधिकारी, जो शासकीय कर्मचारी अधिकारी है, वो सभी लोक सेवा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जितने भी है, जो जिनका पैसा राज्य सरकार देती है, जिनका पैसा केंद्र सरकार देती है, सरकार से जिनका पैसा आता है, ठीक है, जो नौकरी कर रहे हैं सरकार का पैसा मिल रहा है, तो उनको हम लोक सेवा कहते हैं। ठीक है, जाहिर सी बात है सभी क्या होंगे? लोक सेवक होंगे। तो ये याद रख लेंगे, मंडी समिति के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, सचिव, अन्य अधिकारी तथा सेवक तथा बोर्ड के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी तथा अन्य सेवक। भारतीय दंड संहिता 1860 क्रमांक 45 सन 1860 की धारा 21 की अर्थ में अंतर्गत लोक सेवा समझे जाएंगे। जाहिर सी बात है, जैसे कि मैंने बताया। ठीक है, सभी लोक सेवा होंगे। शक्तियों का प्रत्योजन, शक्तियों का प्रत्योजन, डेलीगेशन ऑफ पावर, शक्तियों का प्रत्योजन। अब देखिए शक्तियों का प्रत्योजन से क्या समझते हैं? एक वर्ड है प्रत्योजन। ठीक है, प्रत्योजन का अर्थ क्या है? प्रत्योजन का अर्थ है जो बड़े अधिकारी होते हैं या बड़े लेवल के अधिकारी है, वो निम्न, ठीक है, मतलब उच्च अधिकारी है, वो अपने अधीनस्थ जो अधिकारी को क्या करना है? प्रमोट करना। प्रमोट करना मतलब उनको बांटना किस फील्ड में? ठीक है, कुछ अलग उनको सौंपना, कुछ अधिकार सौंपना। ठीक है, इसको कहते हैं प्रत्योजन, शक्तियों का प्रत्योजन। ठीक है, तो अपनी शक्ति जो है किनको दे सकते हैं? उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारी को जो शक्तियां देना ही क्या कहलाता है? शक्तियों का प्रत्योजन। ठीक है, तो देखिए ये क्या है? राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसकी प्रदत्त शक्तियों में से कोई भी शक्ति, राज्य सरकार की कोई भी शक्ति, धारा 79 हम देखेंगे तो बातें करेंगे क्या है। 79 के अधीन नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर, किसको? नियम बनाने की शक्ति को छोड़कर राज्य सरकार के किसी ऐसे अधिकारी को जो प्रबंध संचालक के पद से निम्न पद का न हो, मतलब प्रबंध संचालक के जो है कैटेगरी के पद तक ही हो। ठीक है, ऐसे व्यक्ति को प्रत्योजित कर सकते हैं। इसका तात्पर्य यह, इसका अर्थ है कि क्या कह रहा है धारा नंबर 65, शक्तियों का प्रत्योजन। राज्य सरकार क्या कर सकेगी? अपनी कोई भी शक्ति, लेकिन एक शक्ति को छोड़कर नियम बनाने की शक्ति, धारा 79। ठीक है, धारा 79 में क्या कहा गया है? नियम बनाने का शक्ति। इस नियम बनाने की शक्ति को बस छोड़कर कोई भी शक्ति होगा, वो राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को अपना शक्ति दे सकता है। और बशर्ते बात इतनी है, वो अधिकारी किस लेवल का होना चाहिए? प्रबंध संचालक के लेवल का होना चाहिए, उसके निम्न लेवल का नहीं होना चाहिए। ठीक है, याद रखें, अपनी शक्ति दे सकते हैं। ठीक है, कोई भी शक्ति, कोई भी पावर। प्रबंध संचालक इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन बनाए गए उसको प्रदत्त शक्ति में से कोई भी शक्ति राज्य मंडी बोर्ड सेवा की किसी भी अधिकारी से प्रत्योजित कर सकती है। यहाँ पर भी है, तो राज्य सरकार किसी भी अधिकारी को कर सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रबंध संचालक है, यहाँ पर जो एमडी है, वो भी अपनी शक्ति का प्रत्योजन कर सकते हैं। शक्ति को प्रत्योजन, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि प्रत्योजन का प्रत्योजित करना या प्रत्योजन का मतलब ये होता है कि उच्च जो अधिकारी होते हैं वो अधीनस्थ अपने अधिकारी को अपनी जो पावर है वो दे सकते हैं, उसको हम कहते हैं शक्ति का प्रत्योजन या ठीक है पावर। ठीक है, पदों का प्रत्योजन होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम दे सकते हैं। तो
प्रबंध संचालक जो है एमडी जो है अपनी किसी भी कोई भी राज्य मंडी बोर्ड सेवा के किसी भी अधिकारी को अपनी शक्ति क्या कर सकते हैं, सौंप सकते हैं, जो भी उनकी शक्ति है। प्रबंध संचालक या इस धारा के अधीन सशक्त किए जाने किसी अधिकारी को जबकि वह किसी मंडी समिति या किसी व्यक्ति के बीच या किन्हीं कार्यवाही के पक्षकारों के बीच अवधारणा के लिए उद्भव होने वाले किसी प्रश्न के बारे में जांच करने या उसे विनिश्चित करने के लिए इस अधिनियम उसके बनाए गए नियमों के अधीन की शक्तियों का प्रयोग कर रहा है तो न्यायालय समझा जाएगा। ठीक है, चलिए याद रखेंगे सिविल वाद का वर्जन है। ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट नहीं है, सिविल वाद का वर्जन। चलिए ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 66 का निर्वाचन याचिका इस अधिनियम के अधीन के किसी निर्वाचन को केवल राज्य सरकार को विहित निश्चित प्रस्तुत याचिका ही प्रश्नगत कर सकती है। ठीक है, याद रखिएगा ऐसा कोई याचिका जब तक ग्रहण नहीं की जाएगी तब तक उस तारीख से जिनको भी प्रश्नगत निर्वाचित सूचित किया गया है 30 दिन के भीतर प्रस्तुत न कर दी जाए। ठीक है, तो 30 दिन के भीतर ऐसी याचिका को प्रस्तुत करना होगा निर्वाचन के संबंधित। ठीक है, और जब तक ये ग्रहण नहीं की जाएगी तब तक क्या है 30 दिन के भीतर जमा करना होगा। याद रखें ऐसी याचिका की जांच उसका निपटारा ऐसी प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा जो भी थी। ठीक है, जो समझे उसी प्रकार से ऐसी जो है जांच या जो है इसका निपटारा किया जाएगा। क्लियर है। 67 सूचना न दी जाने की दशा में वाद का वर्जन। ठीक है, सूचना न दी जाने की दशा में वाद का वर्जन। बोर्ड या किसी मंडी समिति के विरुद्ध कोई वाद, ठीक है, तब तक संचित नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे लिखित सूचना के जिसके वाद हेतु इच्छुक वादी का नाम तथा उसका निवास स्थान तथा वह अनुतोष जिसका वह दावा करता है, ठीक है, कथित हो उसे परिदत्त कर दिए जाने उसके कार्यालय को छोड़ दिए जाने के ठीक पश्चात 2 माह की इतने 2 माह के अवसान न हो जाने या ऐसे प्रत्यय खारिज न हो जाने दिया जाएगा यदि यथाकथित हेतु ऐसे प्रबोध की तारीख से 6 माह के भीतर सम्मिलित किया जाएगा। ठीक है, तो सूचना न दिए जाने की दशा में वाद, ठीक है, बोर्ड या किसी समिति के विरुद्ध ऐसी कार्यवाही, ठीक है, के विरुद्ध कोई कार्यवाही या कोई वाद हो रहा है तो ऐसी लिखित सूचना के लिए क्या करना पड़ेगा, वादी का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, वाद जो कर रहे हैं वादी का नाम और निवास स्थान का नाम लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसी कार्रवाई 2 माह के भीतर ये देनी पड़ेगी, ये याद रखिए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं 68 कार्यवाहियों रीति के कारण क्या है अविधिमान्य नहीं होगा। ठीक है, कार्यवाही रीति के कारण ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, लिख देते हैं क्या है कोई या बोर्ड या किसी मंडी समिति या उसके उपविधियों में से किसी भी उप समिति को भी कार्य केवल इस कारण से अधिमान्य नहीं होगा उसमें कोई रीति या उसके गठन की त्रुटि हो। ठीक है, उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति की निर्वाचन नाम निर्देशन नियुक्ति की त्रुटि हो, उसकी प्रक्रिया में कोई ऐसे निमित्त या मामले को उग्रता का प्रभाव न डालती हो। ठीक है, तो ऐसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, याद रखेंगे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखें ना रखिए कोई मतलब नहीं। चलिए तो एकदम आसान है और तो यहीं पर आपका अध्याय 11 भी खत्म हो जाता है। 12 में देखते हैं क्या है भाई अध्याय 12। अध्याय 12 क्या बोल रहा है इसको भी हम देख लेते हैं। मंडी की सीमाओं में परिवर्तन, मंडी की सीमाओं में परिवर्तन। अध्याय 12 में क्या कितने कितने 69 से आई थिंक 78 है। ठीक है, चलिए मंडी की सीमाओं में परिवर्तन, मंडी फीस में छूट देने की शक्ति। ठीक है, 69 धारा नंबर 69 क्या बोलता है, मंडी समिति में मंडी फीस में छूट देने की शक्ति किसके पास रहेगी अब देखते हैं। चलिए राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा और ऐसे शर्तों तथा निर्बंधों की यदि कोई हो जो कि अधिसूचना में निर्दिष्ट किया जाए अत्यधिक रहते हुए किसी ऐसे कृषि उपज को जो ऐसी अधिसूचना में निर्दिष्ट किए गए मंडी क्षेत्र में विक्रय हेतु लाई हो या क्रय की गई हो या बेची गई हो ऐसी कालावधि के लिए जो कि उस अधिसूचना में निर्दिष्ट की जाए मंडी फीस की भुगतान में पूर्णता या भागता छूट दी जाएगी। ठीक है, तो जाहिर सी बात वहां पर बेचने के लायक या कि कोई कृषि उपज है या बेच दिया है क्रय विक्रय कर लिया है, ठीक है, तो इसके लिए क्या है छूट दी जा सकती है और इसकी शक्ति किसके पास रहेगी, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा ऐसे शर्तों के लिए क्या दी जाएगी, छूट दी जाएगी। याद रखेंगे इस धारा के अधीन
जारी की गई किसी अधिसूचना को उस कालावधि तक जिसके लिए उसे प्रवृत्त रखने गया था अवसान होने के पूर्व भी खंडित किया जाएगा और ऐसे भी खंडन होने जैसे सूचना में प्रयुक्त नहीं की जाएगी। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है। ठीक है, बस यही याद रखना है कि छूट दी जाएगी और छूट देने की शक्ति राज्य सरकार के पास रहेगी, बस इतना याद रखेंगे। चलिए 70 मंडी क्षेत्रों की सीमाओं में परिवर्तन या उसे सम्मिलित करने या विकसित करने की आशा की अधिसूचना। तो देखिए सभी जो चीजें हैं ये बड़ी बड़ी काम ये राज्य सरकार ही करी है। किसी की सीमा में परिवर्तन करना है, सम्मिलित करना है, छूट देना है, ये राज्य सरकार का काम रहे। तो राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा क्या कर सकेगी, बहुत सारे काम। पहला क्या बोलता है, मंडी क्षेत्र में उसके सीमावर्ती किसी अन्य क्षेत्र को सम्मिलित कर सकेगी। ठीक है, तथा उसमें से किसी ऐसे क्षेत्र को जिसमें समाविष्ट हो घोषित करके मंडी सीमितों को परिवर्तन कर सके। मतलब मंडी क्षेत्र जो बना होगा जो भी है उसके क्षेत्र में क्या है परिवर्तन। ठीक है, उसके क्षेत्र में परिवर्तन का शक्ति जो है राज्य सरकार के पास रहेगी। अधिसूचना जारी करके वो उसको सम्मिलित कर सकती है, हटा सकती है, घटा सकती है, बढ़ा सकती है, मतलब परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, दूसरा क्या बोल रहा है, दो या दो से अधिक मंडी क्षेत्र को समामिलित करने तथा उसके लिए एक मंडी समिति गठन करने। ठीक है, मान के चलिए दो या दो से अधिक मंडी क्षेत्र है। ठीक है, ये 3 मंडी क्षेत्र है। मान के चलिए कितने हैं, पहला ठीक है नंबर ABC। ठीक है, 3 मंडी क्षेत्र है और मान के चलिए सभी को क्या कर सकते हैं, एक मंडी क्षेत्र में या एक मंडी क्षेत्र के रूप में ये बना जा सकता है। ऐसी शक्ति राज्य सरकार के पास रहेगी और इसके लिए मंडी समिति भी गठन की जा सकती है। इसके लिए मंडी समिति भी गठन की जा सकती है। तो ये कहा गया है दो या दो से अधिक यदि मंडी क्षेत्र है तो उसको सम्मिलन किया जाएगा। समामिलित करने का मतलब मिला दिया जाएगा, सम्मिलित कर दिया जाएगा और एक मंडी क्षेत्र बना दिया जाएगा। ठीक है, और क्या कहा गया है, किसी मंडी क्षेत्र को विकसित करने के तहत उसके 2 या 2 से अधिक मंडी क्षेत्र समिति गठन करने। ठीक है, मतलब ये मंडी क्षेत्र है तो अधिक मंडी समिति भी, किसी एक मंडी क्षेत्र अधिक मंडी समिति। ठीक है, कितनी अधिक मंडी समिति भी गठन की जा सकती है। मतलब बहुत सारे मंडी समितियों का एक मंडी समिति भी होगा या फिर एक मंडी क्षेत्र का बहुत सारे मंडी समिति के रूप में भी क्या किया जाएगा, जो परिवर्तन किए जा सकते, किसी भी प्रकार की परिवर्तन किए जा सकते। किसी चौथा क्या बोला, किसी मंडी को बंद करने की अपनी आशा को संज्ञापित कर सकेंगे। ठीक है, किसी मंडी को बंद करने का भी अधिकार राज्य सरकार के पास रहेंगे। चलिए, उपधारा 1 के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना में यथास्थिति उस क्षेत्र की जिसे कि मंडी क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना है या किसी मंडी क्षेत्र में अपवर्तित किया जाना है हासिल हो, उस मंडी क्षेत्रों की जिसको कि सम्मिलित करने एक मंडी क्षेत्र बनाया जाना हासिल हो या किसी विद्यमान मंडी क्षेत्र को विकसित करने के पास गठित की जाने वाली हासिल मंडी क्षेत्र में प्रत्येक मंडी क्षेत्र की या उस मंडी की जिससे कि बंद किया जाना हासिल हो क्षेत्र की सीमाएं परिवर्तन की जाएगी उपयुक्त प्रत्येक सूचना में। ठीक है, 6 सप्ताह से कम न होने वाली को अधिक लिस्ट की जाएगी। इसके ऊपर यदि कोई शरारत तो प्राप्त होगी। ठीक है, कहने का मतलब 6 सप्ताह फिर से वही 45 दिन। तो कहने का मतलब ये सभी ब्यौरा का कहने का मतलब ये है भाई साहब कि जो भी यदि आप मंडी क्षेत्र में परिवर्तन करना चाहते हैं, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, ठीक है, मंडी क्षेत्र में आप क्या कर रहे हैं, या तो आप मंडी के क्षेत्रों को बढ़ा रहे हैं, मंडी समितियों का नए मंडी समितियों का गठन कर रहे हैं, बहुत सारे मंडी समिति का एक मंडी समिति बना रहे हैं, या मंडी समितियों में पुनर्गठन कर रहे हैं। ठीक है, या मंडी समिति के क्षेत्रों को विकसित कर रहे हैं, किसी मंडी को बंद कर रहे हैं, ये सारे के लिए एक अधिसूचना जारी करना पड़ेगा। वो 6 सप्ताह अधिसूचना प्रत्येक के 6 सप्ताह से कम ना होगा, मतलब लगभग 45 दिन के भीतर ये। ठीक है, करने के पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अधिसूचना जारी करना पड़ेगा। ऐसे परिवर्तन के लिए याद रखिए। फिर धारा नंबर 71, धारा 70 के अधीन अधिसूचना के पश्चात की प्रक्रिया। अब धारा 71 जो भी हो गया परिवर्तन, तो उसके बाद क्या प्रक्रिया होगी उसके बारे में कहा गया। धारा 70 के उपधारा के अधीन जारी की गई सूचना प्रभावित मंडी क्षेत्र या मंडी क्षेत्र का कोई भी निवासी यदि उसे उस अधिसूचना में किसी बात में, ठीक है, आपत्ति हो तो लिखित आपत्ति राज्य सरकार को ऐसी कालावधि के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी।
उचित अधिसूचना में उस प्रोजेक्ट के लिए की गई हो। ठीक है, तो मान के चलिए मंडी क्षेत्र में बढ़ाने की बात कही गई है। एक एग्जांपल आप समझते हैं कि मान के चलिए मंडी क्षेत्र, इस मंडी क्षेत्र में क्या है, अन्य मंडी क्षेत्र को मैं क्या है राज्य सरकार राज्य सरकार सम्मिलित कर रही है, दो मंडी क्षेत्रों को सम्मिलित कर रहे हैं। यदि इसमें किसी व्यक्ति को ये आपत्ति होता है, किसी भी प्रकार का आपत्ति होता है किसी व्यक्ति को, किसी निवासी को वहां के, तो ऐसे के लिए वो क्या कर सकते हैं, आपत्तिजनक जो भी आपत्ति करने के लिए क्या कर सकते हैं, आवेदन राज्य सरकार को जो है जमा कर सकते हैं। लिखित में आपत्ति राज्य सरकार को क्या कर सकती है, आवेदन कर सकती है ऐसे के लिए। ठीक है, अगर दो या दो से अधिक मंडी को, मान के चलिए एक एग्जांपल है, दो या दो से अधिक मंडी को क्या कर रहे हैं, राज्य सरकार मिला रहा है और उसके आसपास के निवासी को किसी भी प्रकार की आपत्ति है, तो आपत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं राज्य सरकार को। बस यही बात याद रखना। ठीक है, जब उक्त अधिसूचना में की गई कालावधि का अवसान न हो जाए और राज्य सरकार उस आपत्ति पर जो कि उचित कालावधि के भीतर प्रस्तुत की गई हो विचार कर लिया गया तो आदेश पारित कर दिया और राज्य सरकार सूचना जारी कर। ठीक है, मान के चलिए कोई ऐसी कोई आपत्ति नहीं किया है और कर भी दिया तो पूरा मामला खत्म हो गया, तो ऐसी में राज्य सरकार एक और अधिसूचना जारी करेगी कि भाई यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, मंडी के क्षेत्र को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, उस क्षेत्र को या उसके किसी भाग को मंडी क्षेत्र में सम्मिलित कर सकेगी या वो उसे अपवर्तित कर सकेगी, हटा सकेगी। ठीक, तो याद रखिए। चलिए, फिर सममिलित किए गए मंडी क्षेत्र के लिए नवीन मंडी समिति का गठन भी करेगी। तो जाहिर सी बात है, एक से दो मंडी को एक साथ मिला दिए और एक नया मंडी बना दिया। ठीक है, ये मंडी नंबर ए है, मंडी नंबर बी है और ये बना दिया मंडी नंबर सी, और ये क्या है, एक न्यू मंडी है, नया मंडी है, न्यू मंडी है, एक नया मंडी है। दो या दो से अधिक मंडियों को मिलाकर बना दिया, दो मंडी को बनाकर बना दिया। तो इसके लिए क्या किया जाएगा, मंडी समिति की गठन की जाएगी, नवीन मंडी समिति की गठन की जाएगी। याद रखेंगे, किसी विद्यमान मंडी क्षेत्रों को विकसित कर सकेगी, ऐसे क्षेत्रों के लिए यथास्थी दो या दो से अधिक मंडी समिति का गठन कर सकेगी। ठीक है, तो विद्यमान जो पहले से है उसका विघटित कर दी जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या है, दो या दो से अधिक मंडी समिति के निर्माण कर सकेगी, मंडी को बंद भी कर सकेगी, ये भी है। तो मंडी को परिवर्तन करना है, कहने का मंडी में अन्य मंडी को सम्मिलित करना है, मंडी को में ही परिवर्तन करना, मंडी को विघटित करना है, मंडी को बंद करना, ये सारी शक्ति राज्य सरकार के पास रहेगी। बस इतना याद रखें, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है निम्नलिखित में से। ठीक है, मंडी का समय मिलन किसके द्वारा किया जा सकता है, आपके ऑप्शन होंगे, ए राज्य सरकार, बी होगा मंडी समिति का अध्यक्ष, सी होगा प्रबंध संचालक और डी होगा मंडी समिति का सचिव और ई भी हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको बताना है राज्य सरकार। ठीक है, इस प्रकार से क्वेश्चन बना जा सकता है। 72 सीमाओं का परिवर्तन, सममिलन या विघाटक। ठीक है, विघाटक होने पर मंडी समिति के गठन आदि के संबंध में परिणामिक आदेश देने की राज्य सरकार की शक्ति, तो ये भी शक्ति राज्य सरकार के पास रहेगी। ठीक है, चाहे 71 के दिन अधिसूचना जारी कर दी गई, वहां राज्य सरकार निम्नलिखित संबंधों में ऐसे परिणामिक आदेश दे सकती जैसे कि वो उचित समझे। किस प्रकार से भाई, कि परिवर्तन क्षेत्र में मंडी समिति का गठन जब कि कोई स्थानीय क्षेत्र किसी मंडी क्षेत्र में सम्मिलन किया गया हो, उसके वर्तन में किया गया हो, तो ऐसे में मंडी समिति का गठन कर सकती है। फिर उन विद्यमान जो पहले से विद्यमान मंडी समिति का जो कि सम्मेलन की गई हो विघटन, और तत्पश्चात सम्मिलित मंडी समिति गठन जबकि दो से दो जो है मंडी समिति सम्मिलित की गई, तब की स्थिति में होगा। अब किस स्थिति में होगा, विघटित की गई मंडी समिति का विघटन और तत्पश्चात उसके स्थान पर स्थापित की गई जो नई मंडी समिति है उसका अगर मंडी समिति का गठन किया गया, तब की स्थिति में ऐसा कर सकती, कैसा कर सकती, सीमाओं में परिवर्तन की बात कही गई है। धारा 10 के उपबंध में उपधारा 1 के अधीन किसी मंडी समिति के गठन को उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार के वे प्रथम बार स्थापित की गई हो, जैसे कि मंडी समिति के गठन को लागू, मतलब कहने का मतलब दोबारा 3 बार कितनी बार भी अगर सम्मिलित किया गई हो, ठीक है, तो मंडी समिति का गठन उसी प्रकार किया जाएगा जब स्टार्टिंग में फ्रेश मंडी समिति बैठी थी, जब मंडी बना था, स्थापित हुआ था, तो मंडी क्षेत्र के अंतर्गत मंडी समिति बैठी थी, तो वैसे ही मंडी समिति यहाँ भी लागू होगी, सेम एज इट इज। ठीक है, तो याद रखेंगे सीमाओं
कि परिवर्तन का क्या परिणाम होता है वो हम देखेंगे। तो जहां मंडी क्षेत्र में कोई क्षेत्र अपवर्जित करते हुए तथा किसी क्षेत्र को किसी अन्य क्षेत्र में समामेलित करते हुए धारा 31 के अधीन सूचना जारी की गई है, वहां राज्य सरकार मंडी समिति से परामर्श करने के पश्चात यह अवधारिता करने की स्कीम बनाएगी कि एक मंडी समिति में निहित आस्तियां तथा उन संपत्ति कौन कौन भाग अन्य मंडी समिति में निहित होगा और मंडी समिति के दायित्वों को उन दोनों मंडी समितियों के बीच किसी किसी प्रभावित करेगी, इसके स्कीम राजपत्र में प्रस्ताव की गई। चलिए इसको बता दो। सीमाओं में परिवर्तन के परिणाम, ठीक है, सीमाओं में परिवर्तन कर दी गई है। दो से मान के चलिए 2 या 2 से अधिक मंडी को, ठीक है, 2 या 2 से अधिक मंडी को एक मंडी बना दिए गए हैं सी, मंडी ए और मंडी बी मिलाकर मंडी सी बनाया गया है। अब कहा ये जा रहा है भाई कि कौन सा अधिकार किस मंडी का होगा, ठीक है, कौन सा अधिकार किस मंडी का होगा, ठीक है, ये अधिकार इस मंडी का होगा, ये अधिकार इस मंडी का होगा, ठीक है, या इस प्रकार से, ठीक है, एक मंडी को दो से अधिक इस प्रकार से बना दिया, तब की स्थिति में क्या कौन सा अधिकार किस मंडी का होगा, किसका कितना संपत्ति होगा, ठीक है, कौन सा कितना जो दायित्व होगा उन दो मंडियों के सम्मिलन के बीच उन रीति की प्रभावित की जाएगी, ऐसी स्कीम की राज्य सरकार दी जाएगी। ठीक है, तो ये फैसला जो है किस पर छोड़ दिया गया, राज्य सरकार किससे मांग सकती है परामर्श, मंडी समिति से परामर्श कर मांग सकती है कि किसका अधिकार क्षेत्र कितना है, किसका अधिकार क्षेत्र कितना, कितनी किसकी संपत्ति है, कितनी आतिथ्य, कितना पैसा है, कितना सामान है, ये सारी वो है क्या करेगी, वो राज्य सरकार मंडी समिति से क्या कर सकती है, पूछ सकती है। चलिए समामेलन का परिणाम, अगर मंडी समिति को एक से दो मंडी समिति को अगर मिला दिया जाएगा तब की स्थिति में क्या बोल रहा है, सम्मिलित मंडी क्षेत्र के लिए नवीन मंडी क्षेत्र का गठन करते हुए 71 के दिन सूचना जारी होने पर निम्नलिखित परिणाम होंगे। क्या क्या होंगे, 71 के अधीन सम्मेलन की तारीख से ठीक पूर्व किसी मंडी समिति के नियंत्रणाधीन समस्त संपत्ति उसके निधि भी सम्मिलित होगी नवीन मंडी समिति की तथा निधि हो जाएगी। ठीक है, मतलब ये और एक और बी से दो मंडी समिति है, इसको मिला के सी बनाया है, तो जितने भी अधिकार होंगे ये यहाँ पर जो है क्या है ट्रांसफर हो जाएंगे। समविलीन मंडी क्षेत्रों के मंडी समितियों की कर्मचारी जब तक कि इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार कलेक्टर द्वारा अन्यथा आदेश न किया जाए सेवा में बनाए रखेंगे और नवी मंडी समिति ये तो नियुक्त कर्मचारी समझेंगे। मान के चलिए यहाँ के कर्मचारी है, यहाँ के कर्मचारी है, और जब तक यहाँ कोई नहीं बनाया तब तक यहीं के कर्मचारी यहाँ पर नवीन कर्मचारी के रूप में समझा जाएगा, याद रखेंगे। ऐसे समस्त नियम उपविधियां आदेश तथा अधिसूचना जो कि तर्क के अधीन सम्मेलन की तारीख के ठीक पूर्व सम्मिलित मंडी समिति क्षेत्र में प्रवृत्त हो ऐसे विषयों को जो कि राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में जारी की गई सूचना दस्तावेज की जाए, संबंधित नियमों विधियों आदेश तथा अधिसूचना को छोड़कर निरस्त हो जाएगी और विदेश की गई विषयों से संबंधित नियम विधियां आदेश या अधिसूचना नवीन मंडी क्षेत्र में सर्वत्र एक प्रवृत्त की जाएगी। ठीक है, बस यही कहा गया है कि जो पुराने मंडी क्षेत्र है उसके प्रभाव पूरी तरह से समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, जाहिर सी बात है भाई, दो नए मंडी क्षेत्र को मिलाकर एक तीसरा बनाया गया है, सी बना दिया है, तो जो भी अधिकार इस मंडी क्षेत्र में होगा, जो भी अधिकार इस मंडी क्षेत्र के होंगे, ठीक है, उसका अधिकार खत्म होंगे, यहाँ पर आ जाएगा जितने भी अधिकार है, बस वही कहा गया है, कुछ नहीं। चलिए, परंतु ऐसे निरसन की गई समस्त कार्यवाही तथा बातों के संबंध में छत्तीसगढ़ जनरल नॉलेज एक्ट 1957 क्रमांक 3 सन 58 की धारा 10 के बंधों में शामिल होगा। ठीक है, चलिए, कोई भी ऐसा अधिकार विशेषाधिकार बाध्यता तथा दायित्व जो कि धारा 71 के अधीन समावेश मंडी समिति द्वारा अर्जित प्रोद्भूत या उपबद्ध किया गया हो, नवीन मंडी समिति द्वारा अर्जित उपभोग या उपबद्ध की जाएगी, अधिकार विशेषाधिकार बाध्यता दावी समझा जाएगा। तो बस वही बातें घुमा फिरा कहा गया है, बस याद रखिए दो मंडी समिति को तीसरा सी बनाया गया है, तो जो भी अधिकार ए बी होगा वो सभी यहाँ सम्मिलित होगा, यहाँ से अधिकार हट जाएगा, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए, उसी प्रकार विघटन का इफेक्ट है। ठीक है, स्प्लिटिंग अप, विघटन, विपाटन, स्प्लिटिंग, स्प्लिट कर दी गई किसी मंडी समिति, किसी मंडी क्षेत्र को दो या दो से अधिक मंडी, मतलब एक मंडी क्षेत्र है, ठीक है, इस मंडी क्षेत्र को एक दो मान के चलिए मंडी क्षेत्र ए है, उसको बी और सी में तोड़ दिया गया है। ठीक है, बी और सी में उल्टा कर दिया, इस बार पहले दो को एक बना दिया था, अब एक को दो बना दिया, स्प्लिटिंग। ठीक है, तोड़ना, स्प्लिट करना। किसी मंडी क्षेत्र को दो या दो से अधिक मंडी क्षेत्र में विघटित करने में किस प्रकार से परिणाम निकल के आते हैं वो हम देखेंगे। ऐसे समस्त नियम उपविधि तथा आदेश 71 के दिन ऐसी मंडी समिति के मंडी क्षेत्र का विघटन किए जाने के ठीक पूर्व मूल मंडी, जो मूल मंडी है, ये वाला मूल मंडी,
ठीक है, मूल मंडी समिति के क्षेत्र में प्रभावित थे। नवीन मंडी क्षेत्र में समष्टि क्षेत्र में तब तक प्रयुक्त रहेंगे जब तक उन्हें इस अधिनियम के बंधों को परिवर्तन करने के संशोधन कराती है। मतलब यहाँ जो भी चीजें हुई है, यहाँ जो भी चीजें इनकी जो अस्तित्व है, ठीक है, वो सारी चीजें यहाँ पर भी यहाँ पर होगी। जो मूल मंडी में जो भी चीजें प्रभावित हो गई है वो नवीन मंडी में होगी, याद रखेंगे। चलिए, ऐसे समस्त शक्तियों तथा कर्तव्यों का जिनका कि इस अधिनियम के अधीन विभिन्न प्राधिकारों द्वारा प्रयोग किया जाना हो या पालन किया जाना हो, तब तक कि नवीन मंडी क्षेत्र में प्रत्येक मंडी क्षेत्र के लिए मंडी समिति का गठन न हो, तब प्रयोग या पालन कलेक्टर या ऐसे अधिकारी या उसके बारे में राज्य सरकार अधिकार। ठीक है, तो ऐसे मंडी समिति जो नया मंडी समिति नहीं बनी है उसकी स्थिति में इसका पालन कलेक्टर या राज्य सरकार अपने अधिसूचना से जारी करेंगे। ठीक है, फिर वही बात, मूल मंडी समिति में ही समस्त संपत्तियां, ठीक है, मूल मंडी समिति जैसे मैंने कहा ए मूल मंडी समिति है, बी और सी नया बना है, तो मूल मंडी समिति में ही समस्त जो संपत्तियां हो गए राज्य सरकार के किन्हीं भी आदेश के अधीन रहते हुए नवीन मंडी क्षेत्र के क्षेत्र प्रयोजन के लिए कलेक्टर या ऐसे अधिकारी द्वारा धारण की जाएगी और व्यय की जाएगी। ठीक है, चलिए फिर वही बातें हैं, सेम सेम एज इट इज जैसा वहां है लगभग वही यहाँ पर बातें हैं। ठीक है, तो पढ़ लीजिए, देख लीजिए। फिर विघटित मंडी समिति का अस्तित्व तथा दायित्व का प्रभाषण, मूल मंडी क्षेत्रों की किसी मंडी समिति का अस्तित्व मतलब आस्तीय मतलब पैसे धन, आस्तीय का मतलब होता है धन दौलत पैसा वैसा, दायित्व इस अधिनियम के बंधों के अनुसार नवीनतम गठित किए गए नवीन मंडी क्षेत्र में विभिन्न मंडी शक्तियों को प्रभावित किया जाना। ठीक है, सेम वैसी जैसे एक मंडी क्षेत्र है उसका प्रभावित पैसा यहाँ पर प्रभावित किया जाएगा। चलिए, इसमें बहुत सारी चीजें दी गई हैं और क्या क्या है भाई, डिप्टी कलेक्टर सीनियर पद ऐसा अधिकारी जिसके राज्य सरकार इस संबंध में नियुक्त करेगा। ठीक है, मूल मंडी क्षेत्र को मंडी समिति के आस्तीय दायित्व होगा। ठीक है, पैसे और दायित्व मूल मंडी क्षेत्र की जैसे नवीन मंडी क्षेत्र की मंडी समिति के बीच आस्तीय दायित्व का प्रभाजन होगा। ठीक है, वहां रीति जिसमें मूल मंडी क्षेत्रों की मंडी संबंध के अधिकारी सेवक तथा अन्य स्थायी कर्मचारी नवीन मंडी क्षेत्र की मंडी समिति द्वारा संविलीन की जाना चाहिए। साधारणतः नवीन मंडी क्षेत्र की मंडी समिति के गठन में, ठीक है, अनुसायी अनुरोध तथा परिणामी संबंध होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें याद रख लीजिए। ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जो भी चीज दिया गया है नवीन मंडी समिति द्वारा उसके विरुद्ध वाद। ठीक है, चलिए एक एक चीज को तो हम पढ़ नहीं सकते, इतना ही आप याद रखेंगे। चलिए, ये बहुत सारी चीजें हैं, याद रखेंगे। अब जो निकल के आती है वो है अध्याय नंबर 13, नियम तथा उपविधियां। नियम बनाने की शक्ति, उपविधियां बनाने की शक्ति, ये सारी चीजें 13 अध्याय नंबर 13 79 कितनी क्या क्या दिया गया हो। ठीक है, इसको देख लेते हैं। ये बहुत सारे नियम कायदे कानून लिखे गए हैं भाई, ये सबको हम देखेंगे, लेकिन आज तो नहीं देख पाएंगे। ये 2 अध्याय हमने खत्म कर दिए। 80 उपविधियां बनाने की शक्ति 80, 81, फिर 82 आ जाएगा आपका, 81 का आ जाएगा, फिर 14 82 का। तो ये आपका मान के चलिए 2 क्लास और है, 2 क्लास और लगेगा। अभी 16 क्लास है, 18 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्लास में हम बातें करेंगे भाई, कौन सी बातें करेंगे, आपका अध्याय 13 नियम तथा उपविधियां। ठीक है, चलिए 2 क्लास में आपका खत्म हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा ये आपका कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 क्लास। थैंक यू गाइस, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।